हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और आपको उसी के साथ फ्री एजुकेशन में मिल रहा है क्वालिटी कंटेंट और टीचर्स आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो इसका पार्ट बने रहिए क्योंकि इससे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। तो आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 2, उसका पद्य खंड का 8वां अध्याय है 12 मासा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित इस काव्य की कुछ अंश हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। 12 मासा में नागमती के विरह वर्णन किया गया है। 12 मासा अर्थात साल के 12 महीने जो उन्होंने विरह वेदना झेली उसका वर्णन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 मास ही हमारे सामने रखे गए हैं जिन्हें हमने इस पाठ में पढ़े थे। तो पूरा पाठ पढ़ा हुआ है। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई द्वारा पूछे गए पिछले 10 सालों के प्रश्न। इस पाठ से क्या क्या रहे हैं आज हम वो देखेंगे। तो पिछले 10 सालों का मतलब हो गया आपका सन 2022 से लेकर सन 2013 तक, यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी प्रश्न जिस भी फॉर्मेट में पूछे गए हैं वो सभी आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वो है विषय वस्तु आधारित प्रश्नोत्तर। ये प्रश्न जो है वो हमसे पूछा गया है सन 2017 और सन 2015 में। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन रचनाओं का संक्षिप्त परिचय पर प्रकाश डालिए, यानी उनका जीवन परिचय देना है और उनकी कुछ रचनाओं पर प्रकाश डालना है। तो देखिए उनका जीवन जो रहा वो 1492 से 1542 ईस्वी तक रहा है। सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस में हुआ था। गांव के नाम के कारण ही वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी रचना अखरावट में यह स्पष्ट है कि उनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहम्मुद्दीन के शिष्य थे तथा इन्होंने अपने गुरुओं के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख बुरहान का भी उल्लेख किया है। जायसी सूफी मत के अनुयायी थे। ये अपने समय के प्रसिद्ध फकीर थे तथा देखने में कुरूप थे। चेचक होने के कारण इनकी एक आंख खराब हो चुकी थी और बाईं ओर के कान से सुन भी नहीं पाते थे। अमेठी के घराने में इनका बहुत सम्मान था। 1542 ईस्वी में जायसी का देहावसान हो गया। तो ये रहा इनका जीवन परिचय जिसमें इनकी रचनाओं का भी उल्लेख कर दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। अब हमारे पास कुछ काव्यांश दिए जाएंगे और उनकी सप्रसंग व्याख्या हमको यहाँ पर करनी है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहला प्रसंग यहाँ पर आया है, पहला काव्यांश है, ये कौन सा सन में पूछा गया? 15, 14 और 13। इन 3 सालों में ये जो काव्यांश है ये रखा गया है और उसकी हमको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या का तात्पर्य यहाँ पर है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। देखिए क्या है? अगन देवस घटा निसिबाड़ी, दूभर दुख सोई जाए कीमी काड़ी। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरय बिरह जो दीपक बाती। कापा हिरय जनावा सियु, तौपे जाही होई संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गए नाहू। पलटी न बुहरा गा जोई बिछोई, अबहु फिरे रंग सोई। सियरी अग्नि बिहई हिज जारा, सुलगी सुलगी दगहें भय झारा। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरस करें भसमंतु। पिय से कभऊ संदेशा है भवराए कागा, सो धनी बिहरे जरे मुई ते ही धुआं हम लागा। तो यहाँ पर अगहन मास में जो है हमारी जो नायिका है यहाँ की नागमती, वो किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा विचलित है और इस मास में हो रहे बदलावों के कारण इनके देह में जो परिवर्तन होने चाहिए वो विरह के कारण नहीं हो रहे हैं और अपने इस विरह संदेश को वो भौरे और कागा यानी कि कौवे के माध्यम से जो है वो अपने प्रिय तक पहुंचा रही हैं। अब इसका सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। देखिए क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा शीर्षक कविता से उद्धत है। यह काव्यांश प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। प्रसंग क्या है? देखिए इसमें जो भी इसमें दिया गया है वो हमको यहाँ पर शॉर्ट में बताना है। चित्तौड़ के राजा रत्नसिंह के सिंघल द्वीप प्रवास के दौरान रानी नागमती के विरह को विविध ऋतुओं के माध्यम से कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है। प्रस्तुत काव्यांश में नायिका यानी कि नागमती भौरे और कौवे के द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भेज रही हैं। अब क्या संदेश है अभी हम व्याख्या में देखेंगे।
देखिए क्या है, रानी नागमती अगहन महीने के माध्यम से अपनी विरह का वर्णन करती हुई कहती हैं कि इस महीने में दिन छोटा तथा रातें बड़ी हो गई हैं। यह बड़ी रातें विरह का प्रसार ही करती हैं। अब क्या होता है, जो धीरे धीरे ठंड आता है ना, तो रातें बहुत लंबी होने लगती हैं और उसमें तो विरह और ज़्यादा परेशानी देता है। तो क्या दिया है, दिन छोटा और रातें बड़ी हो गई हैं और यह बड़ी रातें विरह का प्रसार करती हैं। वह विरह में उसी प्रकार जल रही हैं जिस प्रकार दीपक के साथ बाती जलती है। बत्ती जो होती है ना, रुई की जो जलती है दीपक के साथ, उसी तरीके से इस विरह वेदना में वो जल रही हैं। उसका हृदय शीत ऋतु के प्रकोप से कांप रहा है, पर नागमती का यह प्रकोप तो प्रिय के साथ रहने पर भी कम होगा। यानी कि अब ये जो इनका विरह वेदना है, ये कैसे कम होगी? जब ये अपने प्रिय के साथ रहेंगी तभी कम हो सकती है। नगर की स्त्रियों ने नवीन वस्त्र धारण कर श्रृंगार किया है, किंतु नागमती का रंग रूप तो उसके प्रिय के साथ चला गया है। राजा रत्नसेन के लौट आने पर भी वह रूप पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठंडक को आग जलाकर भगाया जा सकता है, पर यह ठंडक ही हृदय की आग बन जल रही है। तो क्या होता है, जब ठंड लगती है हम लोग तो आग जलाते हैं, ठंडक दूर हो जाती है। लेकिन अब क्या है, नागमती के कारण, विरह के कारण उनके हृदय में ये ठंडक बैठ गई। अब ये ठंडक क्या कैसे दूर होगी? जब उनके प्रियतम आएंगे और हृदय धीरे धीरे राख हो रहा है। प्रिय मेरे इस दुख को नहीं समझ रहे हैं कि उनके विरह में मेरा यौवन ही नहीं बल्कि जीवन भी नष्ट होता जा रहा है। नागमती भंवरे तथा काक के माध्यम से संदेश भेजती हैं कि जाकर मेरे स्वामी से कहना कि एक विहरणी के जलने से उठे धुएं ने हमें काला कर दिया। अब देखिए, भौरा और जो कागा अर्थात कौवा होता है, ये दोनों ही काले होते हैं। तो अब नागमती क्या कहती हैं कि जो है ना, मेरा दिल इतना ज़्यादा जल रहा था कि उसके धुएं से जो है वो भौरा और कौवा जो है वो काला हो गया। ये जाकर तुम जो है अब मेरे प्रियतम से कहना, अर्थात में हमारा कालापन नायिका की चिता से उठे धुएं की कालिक का परिणाम है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास काव्यांश है। अभी हमने अगहन मास देखा, अब हमारे पास पूस मास। पूस मास में क्या होता है, जाड़ा अपने चरम पर आ जाता है। तो इसका हमारा जो काव्यांश दिया गया है, पूछा गया है सन 2015 में। क्या है, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सुरजु जड़ाई लंक दिसितापा, बिरहा बाड़ी दिन दान उसीने, कंपि कंपि मरे ले ही जई उड़ो, कंत कहाँ हो लाओ हिरे, पंथ अपार सूझ नाही नियरे, सौ सुपोती अब जूढ़ी, जानू सेज हिम वंचल बूढ़ी। तो क्या कह रहे हैं, पूस का महीने में सब जो है वो थर थर कांप रहे हैं और जो है सूरज जो है वो लंका दिशा की तरफ कहीं चला गया। तो अब क्या होता है, जब ठंड आती है तो सूरज थोड़ा दक्षिणायन हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि लंका दिशा की तरफ कहीं चला गया, क्योंकि जो लंका वो कहाँ है, दक्षिण दिशा की तरफ है। तो उन्होंने कहा सूरज जो है वो जो है लंका की तरफ चला गया है। अब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सुपेती यानी कि जो ओढ़ने वाली जो रजाइयाँ हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं और बिस्तर भी एकदम जो है बर्फ के समान ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसको हम देखिए कैसे देंगे। अब अच्छा, उसी के आगे और अथवा करके दिया गया है, उसी के आगे जुड़ा हुआ है दोनों ही काव्यांश को। अब ये जो काव्यांश है ये हमसे सन 2013 में पूछा गया है। दोनों काव्यांश को हम एक साथ यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। क्या है, चकई निसी बिरछे दिन मिला, हो निसी बासर बिरहे कोकिला, रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पंखी, बिरहा शौचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा, रकत ढका मांस उगरा, हाड़ भय सब शंखा, धनी सारस होई रही मुही, आय समेट रही पंखा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रात ये इतनी लंबी हो रही है कि अब रात काटने के लिए सखियां भी मेरे साथ नहीं हैं और ये रातें मुझसे कट नहीं रही हैं। मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई है कि रक्त सूख चुका है और जो जितना भी मांस है वो भी जो है हड्डियों से चिपक गया है, हड्डियां राख की शंख की तरह सफ़ेद हो चुकी हैं। अब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा है, मेरा प्राण बस अब निकलने को ही है। बस मेरा एक ही आस है कि मेरे प्रिय सारस बनकर किसी तरह मेरे पास आए और मुझे अपने पंखों में समेट ले। तो ये दोनों ही काव्यांश की अब हम व्याख्या करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा शीर्षक कविता से उद्धत है। यह काव्यांश प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। अब प्रसंग क्या है, रानी नागमती प्रेमी राजा रत्नसेन से दूर चले जाने पर पूस मास के दौरान अपने विरह की बाह्य तथा आंतरिक स्थिति का वर्णन कर रही हैं।
बाहर उनको शारीरिक रूप से किस तरह ठंडा लग रहा है वो, और आंतरिक रूप से वो कितनी बुरी तरीके से त्रस्त हैं, ये दोनों ही चीजों का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। क्या है देखिए, पद्मावत काव्य के नायक रत्नसेन सिंघलदीप यानी लंका चले गए हैं। पूस मास में ठंड बढ़ गई है। ठंडक के कारण नायिका का शरीर थर थर कांप रहा है। शीत की अधिकता के कारण सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाकर तापने लगा है। हमने बोला ना, सूर्य क्या दक्षिणायन हो जाता है। नायिका अर्थात नागमती के विरह का प्रकोप भी बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विरह की बाढ़ आ गई हो। अब शीत को सहना नायिका के लिए अत्यंत कष्टदायक है। नायिका अर्थात नागमती कहती हैं कि मैं ठंड के कारण कांपते हुए मर रही हूं। मेरा ऐसा लगता है जैसे यह शीत मेरे प्राण को हर लेगी। इस स्थिति में ना जाने प्रियतम कहाँ हैं। मैं इस ठंड को दूर करने के लिए उनके हृदय से लगना चाहती हूँ। उन तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दूर है। वे मुझे कहीं निकट दिखाई नहीं दे रहे हैं। रजाई हल्की है, उसे अच्छी तरह से ओढ़ने पर भी ठंड लग रही है। तो मतलब चाहे मोटी मोटी रजाइयाँ होती हैं, अब चूंकि वो अकेली हैं तो वो रजाई भी वो गर्म नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है मारो मेरा बिस्तर ही हिम के अंचल में डूब गया है। यानी कि हिम का अंचल है जैसे कि कोई बर्फ की सिल्ली होती है, उस तरीके से जो है उनका बिस्तर हो गया है। तो ये जो पहला काव्यांश हमने पढ़ा था उसका यहाँ तक व्याख्या हो गई। अब दूसरे वाले काव्यांश को हम पढ़ेंगे। क्या है देखिए, नायिका नागमती कह रही है चकवी पक्षी अपने जोड़े से रात में बिछुड़ जाता है। चकवा चकवी को जो है श्राप मिला था ना कि वो रात में कभी एक साथ नहीं रहेंगे, तो रात भर वो अलग अलग रहते हैं और सुबह होने पे वो मिल जाते हैं तथा दिन में मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति तो चकवी से भी बुरी है। मतलब उनकी जो स्थिति है वो चकवी से भी बुरी है। क्यों बुरी है? क्योंकि वो दोनों रात में जरूर जुदा हैं लेकिन दिन में मिलते हैं। यहाँ तो दिन रात ही जुदाई है दी हुई है। विरह के दुख से मैं दिन रात कोयल के समान कूकती रहती हूँ। मतलब हमेशा मैं इतना त्रस्त रहती हूँ कि हमेशा आपको याद करती रहती हूँ। रात में मेरे साथ कोई सखी नहीं होती है, जिस कारण मैं अकेले ही रहती हूँ। नागमती कहती है कि मैं अपने जोड़े से अलग हुए पक्ष की भांति किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि विरह रूपी बाज यहाँ घूम रहे हैं जो मेरे शरीर को हिंसक दृष्टि से देख रहे हैं। ये विरह रूपी बाज मुझे जीवित अवस्था में खाना चाहते हैं और मेरे मरने पर भी इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो विरह क्या है, उनके शरीर को जो है नोच नोच के खा रहा है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। नागमती कहती है कि विरह की अधिकता के कारण आंसुओं की जगह मेरा खून आंखों से बह रहा है। मांस सब गल गया है, हड्डियां सूख कर शंख बन गई हैं। नागमती सारस के बिछड़े जोड़े के समान अपने प्रिय के वियोग में चीख चीख कर मर रही हैं। अब इस मृत सारस रूपी नायिका के पंख प्रियतम ही आकर समेटेंगे, कि मतलब वो आएंगे भाई, ये सारस वो भी सारस बन के जो है उनको समेट लेंगे। अब आते हैं हम तीसरे काव्यांश पे। तीसरा काव्यांश क्या है, ये हमसे 2018 और 14 में पूछा गया है। लागे हूँ माह परय अब पाला, बिरह काल भर जड़ काला। पहल पहल तन रूई जो जहाँ पे हलय हलय अधिक हे कापे। आई सूर होई तनुरे नाहा, ते बिन जाड़ ने छूटे माहा। एहि मास उपजे रस मूलू, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। तो अब यहाँ पर अब क्या आ रहा है, पाला पड़ रहा है। मौसम में जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, पाला पड़ता है। पाला पड़ने के कारण जो है विरह और भी ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो विरह और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले तो रुई के समान हमारा शरीर कांप रहा था। अब क्या है, जो हल्की हल्की हवा जब ठंडक में चलती है ना, ठंड में जब और ठंडी हवा चलती है तो उससे और भी जो है विरह वेदना उनकी बढ़ती चली जा रही है। वो बहुत सोच रही हैं किसी तरह उनके जो शरीर का जो बाला है वो छूट जाए, ठंड छूट जाए, लेकिन वो छूट नहीं रही है, क्योंकि उनको छूटने का बस एक ही तरीका है कि किसी तरह उनके प्रिय वापस आ जाए। नैन चूही जस माहू नीरू, ते हिजल अंग लाग सर चीरू। टूट ही बुंद परहि जस ओला, बिरहे पवन होई मारहे झोला। के ही सिंगार को परहि पटोरा, गिह नाही हार रही होई डोरा। तुम बिनु कंता धनी हरेहू तन, तिनुवर भाडोल। ते ही पर बिरहे जराई, कह चरहे उड़ावा झोल। तो अब यहाँ बता रहे बारिश, ठंड के मौसम में हल्की हल्की बारिश होती है,
होती है ना, तो उसको उन्होंने किस प्रकार से प्रदर्शित किया, उन्होंने बोला है कि मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं उससे मेरा सभी वस्त्र भीग चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और क्या कहते हैं, ठंड में जो मैंने बुंदे पहने हुए थे वो बिल्कुल बर्फ के समान हो गए हैं, जैसे लग रहा है कि ठंड के मौसम में ओले पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने जो ठंड के समय जो बारिश का मौसम आता है, बारिश पड़ती है ना, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर इस तरह लक्षित किया है। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बारहमासा शीर्षक कविता से उद्धत है। यह काव्यांश प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में जायसी ने विहरणी नायिका के माघ मास में हो रहे कष्टों का वर्णन किया है। माघ महीने में नागमती की स्थिति की तुलना मौसम में आ रहे बदलाव से तथा विरह के तीव्र होते जाने के रूप में की गई है। माघ मास में ही जो है भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो है बारिश वगैरह जो होती है उसका बदलाव जो होता है वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। व्याख्या देखिए, माघ महीने के शुरू होते ही पाला पड़ने लगा। विरह की वेदना का विस्तार मृत्यु की तरह हो गया है, यानी कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब नागमती मृत्यु सैया पर आ गई हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। पहले तो मैंने शीत से बचने के लिए शरीर को रुई से ढका, किंतु हृदय की धड़कन तथा शरीर के कंपन घटने की जगह बढ़ने लगी। इस महीने में जैसे सूर्य के ताप में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, वैसे ही स्वामी के आने पर ही शीत से मुक्ति ही मिल सकती है, उनके बिना जाड़ा नहीं छूटेगा। यानी कि जो उनको ठंड लग रही थी वो रुई की तरह कांप रही थी। कैसे? जैसे जैसे हवा चलती है और रुई कांपती है, तो रुई उन्होंने ओढ़ी भी। रुई ओढ़ने का तात्पर्य यहाँ था कि जो उन्होंने सुपेती ओढ़ी थी, सुपेती का तात्पर्य होता है रजाई, उन्होंने रजाई ओढ़ी मगर उससे उनका ठंड नहीं जा रही थी, तो अब वो भी रुई के माध्यम जो है कांपने लगी हैं। अब ये विरह, ये ठंड कैसे जा सकती है? जब उनके प्रियतम वापस आएंगे। नागमती कहती हैं कि वैसे भी इस महीने में काम भावना प्रबल होती है, ऊपर से विरह रूपी पवन का झोंका इसे और तीव्र कर रहा है। आंखों से आंसू वर्षा की बूंदों की तरह टपक रहे हैं। इस विरह जल के कारण शरीर को बाण के समान दुख मिल रहा है। अब ठंड से क्या, जो आंसू हैं वो टपक टपक के उनके वस्त्र गीले हो गए और वो ठंड लग रही है, तो बाण के माध्यम उनके शरीर में चुभ रहे हैं, अर्थात आंसू की बूंद ओले के समान बरस रही हैं। उनके जल का स्पर्श बाण की पीड़ा दे रहे हैं। नागमती कहती हैं कि इस विरह अवस्था में किसके लिए श्रृंगार करूं तथा किसके लिए रेशमी वस्त्र धारण करूं। मेरा गला सूख गया है, इसमें हार कैसे पहनूं। अब वो विरह में इतनी हो गई कि गला एकदम सूख गया है, तो अब वो कह रही है मैं हार कैसे पहनूं। नागमती कहती हैं कि प्रिय, मैं तुम्हारे बिना इतना सूख गई हूं कि मेरा शरीर हल्का हो गया है, यह तिनके के समान हिल रहा है। बिरहा की अग्नि इस तिनके को जलाना तथा बिरहा पवन इसे उड़ा देना चाहती है, अर्थात तुम्हारे वियोग में मेरे अवशेष भी नहीं मिल पाएंगे। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब चौथा हमारे पास में काव्यांश दिया है, ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। अब यहाँ पर फागुन मास का जो है वो वर्णन किया गया है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सिउ जाहि कीमी सहा। तनजस पिए पात बहा मोरा, बिरहे न रहे पवन होई झोरा। तरीवर झरे बन ढापा, भई अन्न पल फूल सब फूल फर साखा। करहें बनाफती के हुलासु, मोह कहें भा जस दून उदासु। फाग कहें सब चाचनी चोरी, मोहि जिह लागई दिहि जस होरी। जयपै पिहूं जस जरत अस भावा, जरत मत मरत मोहि रोहोस ना आवा। रात हूँ देवस इहे मन मोरे, लाग कंत छार जेहु तोरे। यह तन जा रहे छार के, कहें कि पवन उड़ाऊ। मकुते ही मार्ग होई परे, कंत धरे जस पाऊं। तो अब यहाँ पर क्या है, फागुन मास में प्रकृति में बदलाव होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, चारों तरफ प्रकृति बहुत ही सुंदर हो जाती है। फागुन मास में ही होलिका होती है, होली होती है। तो अब सभी लोग जो हैं वो फाग गा रहे हैं, होलिका के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नागमती को ये सभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
जिस तरीके से होलिका जल रही है, उन्हें लग रहा है कि वो होलिका उनके हृदय में ही जल रही है। वो बहुत ही ज़्यादा विरह वेदना में है। तो वो कह रही हैं कि जो है अब ये विरह जो है मेरे शरीर को जलाकर भस्म कर देगा और मेरे शरीर की राख को उस मार्ग पे जाकर बिछा देना जहां से मेरे प्रिय आ रहे होंगे। तो कम से कम उनके पैरों का स्पर्श तो मेरी राख कर पाएगी। देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित 12 मासा शीर्षक कविता से उद्धत है। यह काव्यांश प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। प्रस्तुत काव्यांश में जायसी ने फागुन मास में हो रहे विहरिणी नायिका के कष्टों का वर्णन किया है। क्या है देखिए, फागुन के महीने में हवा के झोंकों से ठंड में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस समय ठंड को सहना कठिन है। नागमती कहती हैं कि मेरा शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है तथा विरह तो जैसे हवा का झोंका बन गई है। संभव है वह मुझे समाप्त कर दे। वन में खड़े पलाश के पत्ते झड़कर गिर रहे हैं तथा शाखाओं में फूल लग गए हैं। सभी वनस्पतियों में उल्लास का संचार हुआ है। इसके विपरीत मेरा दुख तो और भी बढ़ गया है। सब लोग फाग से आनंदित हो रहे हैं, किंतु मेरे हृदय में होली की आग जल रही है। यदि मेरे स्वामी मुझे इस अवस्था में देखते तो मुझे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि वे यह तो देख लेते कि उनके विरह में कितनी वेदना सह रही हूं। नागमती कहती हैं कि दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि मैं अपने स्वामी की सेवा में लगी रहूं। नागमती की आकांक्षा है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे और फिर पवन से कहीं कि मेरे भस्म को उन रास्तों पर उड़ा ले जाना जिनसे होकर मेरे स्वामी के चरण आगे बढ़े। अर्थात नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल मानती हैं कि मतलब उस जिस रास्ते पे वो आ रही है वहां पर जाकर मेरी राख को बिछा देना ताकि मैं अपने प्रिय का स्पर्श प्राप्त कर सकूं। अब हम आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरा पाठ जो है उस पर आधारित जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में उनमें। तो यह है विषय वस्तु पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है ये हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। 22 में हमारा सेकेंड टर्म हुआ था, उसमें टोटल पेपर हमारा सब्जेक्टिव पूछा गया था। ये सन 2022 का हमारा सेकेंड टर्म का पेपर है। 12 मासा कविता के आधार पर माघ मास में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। क्या है देखिए, माघ महीने में नागमती का विरह अत्यधिक उद्दीपित हो गया है। यह मृत्यु की तरह वास्तविक हो गया है। नागमती ने अपने शरीर को रुई से निर्मित कपड़े से ढका, किंतु फिर भी उनका हृदय कांपने लगा। अर्थात उसने अनुभव किया कि उसकी व्यथा बिना स्वामी के लौटे दूर नहीं हो सकती। उसकी आंखों से आंसू वर्षा की तरह बह रहे हैं। बूंदे ओलों के समान शरीर पर गिरकर बाण की तरह चीर रही हैं। नागमती के अनुसार स्वामी के बिना उसका शरीर तिनके की तरह हिल रहा है। विरह रूपी अग्नि इस हल्के शरीर को जलाना तथा विरह रूपी पवन इस शरीर को उड़ाना चाहती है। इस प्रकार माघ मास में विरह में उसकी दशा निर्जीव सी हो गई है। तो माघ मास में किस तरीके से उनके शरीर ने इस मौसम में उनका शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा विरह महसूस कर रहा है, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर बता दी है। दूसरा प्रश्न है, 12 मासा कविता के आधार पर होली के अवसर पर रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। यानी कि फागुन मास में जो होली का त्योहार पड़ा उस समय उनकी विरह वेदना क्या थी ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में ही, यानी कि सेकेंड टर्म में। रानी नागमती विरह से पीड़ित है। होली के अवसर पर विरह की अग्नि उनके हृदय में होलिका दहन के समान प्रज्वलित हो रही है। तो होलिका दहन होता है, तो अब यहाँ विरह अग्नि उनके अंदर जल रही है। अपने हृदय में विरह के कारण जलती हुई अग्नि से नायिका के मन में कष्ट है, किंतु वह कह रही हैं कि यदि उनके स्वामी उसे इस अवस्था में देख लेते तो उसे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता। मतलब वो इतनी तकलीफ में है, अगर बस स्वामी देख भर लेते तो उन्हें जो है इतना गुस्सा नहीं आता जितना अभी आ रहा है, क्योंकि वे यह तो देख लें कि उनके विरह में उनकी प्रियतमा कितना दुख झेल रही है। मतलब हम जिसके लिए हम इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट उसको पता तो चले कि हम उसके लिए इतने ज्यादा व्यथित हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा को अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न हमसे 2018 में पूछा गया है।
अघन महीने का हमें अब पूरा जो पद था वो यहाँ पर बताना है। अगहन के महीने में दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। इस समय शीत ऋतु अपने प्रकोप दिखाने लगती है। ठंड की अधिकता के कारण लोग गर्म ऊनी कपड़ों और रुई से बने ओढ़ने वाले वस्त्र का उपयोग प्रारंभ कर देते हैं। ठंड से बचने के लिए आग जलाई जाती है, जिससे वातावरण गर्म होता है। नागमती अपने प्रिय के विरह में अत्यधिक दुखी हैं। उनका दुख भी ठंड की तरह बढ़ता जा रहा है। उसकी विरह वेदना बत्ती की तरह है, उसके शरीर रूपी दीपक को जला रही है। उनका हृदय विरह से उसी प्रकार कांप रहा है जैसे ठंड से शरीर कांपता है। तो ठंड से जहां शरीर कांप रहा है, वहीं विरह से उनके हृदय में भी तेज कंपन हो रहा है। स्त्रियां श्रृंगार इत्यादि के बाद नवीन वस्त्र धारण कर रही हैं, जबकि नागमती का रंग रूप उनके स्वामी के साथ चला गया है। उसका हृदय विरह की आग में से जलकर राख हो गया है। नागमती अपने व्यथा संदेश को भंवरे और काग अर्थात कौवे के माध्यम से पति तक भेजती हैं। वह भंवरे तथा काग से कहती है, जाकर मेरे स्वामी से कहना, एक विरहिणी विरह की आग में जल गई है और उसके धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है। यानी कि भंवरे और कौवे का रंग जो काला है वो किसकी वजह से है? नागमती के विरह के कारण जो आग उनके हृदय में जल रही है, उसके धुएं से भंवरे और कौवे का रंग काला हो गया है। प्रश्न संख्या 4 है, फागुन मास में जायजी की विरहिणी नायिका की वेदना अनुभूति का वर्णन कीजिए। अब हमें फागुन मास में जो वो महसूस कर रही है वो हमें बताना है। ये प्रश्न हमसे 2017 में पूछा गया है। फागुन के महीने में हवा के झोंकों से ठंड में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस समय ठंड को सहना कठिन है। नागमती कहती है, मेरा शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है तथा विरह तो जैसे हवा का झोंका बन गई है। संभव है वह मुझे समाप्त कर दे। वन में खड़े पलाश के पत्ते झड़कर गिर रहे हैं तथा शाखाओं में फूल लग गए हैं। तो किस तरह फागुन मास में क्या होता है? प्रकृति बहुत ही सुहानी होने लगती है। तो वो सारी चीजें, सभी वनस्पतियों में उल्लास का संचार हुआ है। इसके विपरीत मेरा दुख तो और बढ़ गया है। सब लोग फाग से आनंदित हो रहे हैं, किंतु मेरे हृदय में होली की आग जल रही है। यदि मेरे स्वामी मुझे इस अवस्था में देखते तो मुझे जलने का क्रोध नहीं आता, क्योंकि वह यह तो देख लेते कि उनके विरह में कितनी वेदना सह रही हूं। नागमती कहती है, दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि अपने स्वामी की सेवा में लगी रहूं। अब चूंकि उनके स्वामी तो है ही नहीं और वो उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनका सानिध्य पाना चाहती हैं, और वो है नहीं। नागमती की आकांक्षा है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे, यानी कि जलाकर वो क्या करें? राख बना दे। फिर पवन से कहें कि मेरे भस्म को उन रास्तों पर उड़ा ले जाना जिनसे होकर मेरे स्वामी के चरण आगे बढ़ें। यानी कि उन रास्तों पर अगर तुम बिछा दोगे तो उनके कदम पड़ेंगे, तो कम से कम मैं उनको स्पर्श तो कर लूंगी। नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल मानती हैं। मतलब इतनी वेदना वो सह रही है, लेकिन तब भी वो क्या कहती हैं कि वो अगर साथ रहेंगे तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 में देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मगर दोनों अलग अलग सालों में। पहला प्रश्न है, 12 मासा के आधार पर नागमती की विरह व्यथा का चित्रण कीजिए। ये पूछा गया प्रश्न 2014 में। फिर है, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये सन 2015 में पूछा गया है। तो नागमती की विरह वेदना को हमें 4 मास में हमने अलग अलग पढ़ा है। अब यहाँ पर हमें ये संक्षिप्त में बताना है। तो देखिए क्या है, नागमती अपने स्वामी चित्तौड़ नरेश रत्नसेन के सिंघल द्वीप प्रवास करने के दौरान विरह का अनुभव करती हैं। उसे लगता है कि पूस की ठंड ने उसके विरह को बढ़ा दिया है। उनका हृदय कांप रहा है। इस स्थिति में उसके पति का उसे हृदय लगाना जरूरी हो गया है। सारे वस्त्र, बिस्तर तथा गर्म ऊनी कपड़े जैसे बर्फ में भीग गए। उतने सब ठंडे जैसे लग रहा है सब बर्फ हो गए। उसे गर्म कपड़ों से भी ये विराधिक्य के कारण शीत का अनुभव हो रहा है। यानी कि इतनी ज्यादा विराधिक्य मतलब विरह वेदना का बहुत अधिक हो जाना, उसके कारण ऊनी वस्त्र भी उन्हें ठंडे प्रतीत हो रहे हैं। नागमती कहती हैं कि रात को बिछुड़ने के बाद चकई पुनः प्रातः चकवे से मिल जाती है, पर उसका विरह तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। वह वैसी चिड़िया के समान है जिसका जोड़ा बिछुड़ गया है।
भाई चकवा चकवी रात में अलग रहते हैं, सुबह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी व्यथा क्या है कि वो तो मिल ही नहीं रहे हैं, दिन रात व्यतीत होते चले जा रहे हैं। तो वो उस चिड़िया के समान है जिसका जोड़ा बिछुड़ गया है। इस अकेली चिड़िया का विरह रूपी बाज की आंखें लगाए हैं। अब विरह को क्या बता दिया उन्होंने, बाज लगा दिया, बता दिया, और वह उसे जीते जी छोड़ेगा ही नहीं, बल्कि मरने पर भी शायद उसे छोड़े। नागमती विरह की स्थिति में स्वयं को चिड़िया तथा विरह को बाज के प्रतीक के रूप में रखती। कोई चिड़िया जो मासूम सी होती है उसको बाज क्या करता है, झपट के खा लेना चाहता है। अब विरह क्या है, उस बाज के माध्यम से के मानित बताया गया है कि वो अकेली हैं और ये जो विरह आएगा वो उनको पकड़कर मार देना चाहता है। प्रश्न संख्या 6 है, फागुन मास की विशेषता का उल्लेख करते हुए विरहणी नागमती की कथा का वर्णन करना है हमें। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। क्या है देखिए, फागुन के महीने में हवा के झोंकों से ठंड में अत्यधिक वृद्धि होती है। इस समय ठंड को सहना कठिन होता है। नागमती का शरीर पत्ते के समान पीला पड़ गया है तथा विरह तो जैसे हवा का झोंका बन गई है। ऐसा लगता है मानो वह नागमती को समाप्त कर देगी। वन में खड़े पलाश के पत्ते झड़कर गिर रहे तथा शाखाओं में फूल लग गए हैं। सभी वनस्पतियों में उल्लास का संचार हुआ है। इसके विपरीत नागमती का दुख तो और ज्यादा बढ़ गया है। तो फागुन मास में क्या हुआ है, उनका विरह और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि चारों तरफ उल्लास है, प्रकृति में बहुत ही ज्यादा सुंदरता है, ठंड के झोंके भी उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। सब लोग फाग से आनंदित हो रहे हैं, किंतु विरहणी नागमती के हृदय में होली की आग जल रही है। यदि विरहणी नागमती के स्वामी उसे इस अवस्था में देखते तो उसे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि वह यह तो देख लेते कि उसके विरह में कितनी वेदना सह रही है। नागमती कहती है, दिन रात मेरे मन में यही इच्छा है कि अपने स्वामी की सेवा में लगी रहूं। नागमती की आकांक्षा है कि वह अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दे और फिर पवन से कहे कि मेरे इस भस्म को उन रास्तों पर उड़ा ले जाना जिनसे होकर मेरे स्वामी के चरण आगे बढ़े। अर्थात नागमती अपने स्वामी के चरणों में अपने जीवन को सफल मानती हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट जो है फागुन मास के ऊपर क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अलग अलग सालों में। तो इस चैप्टर में बहुत मात्रा में क्वेश्चन लगभग हर साल में पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस पार्ट को पढ़िएगा। अब आ गए प्रश्न संख्या 7 में, नागमती भंवरा और काग से अपने प्रिय के लिए क्या संदेश भेजती हैं और क्यों। वो क्या संदेश भेज रही हैं कि किस तरीके से नागमती जो है विरह में जल रही हैं और उनके धुएं से जो है वो भंवरा और काग काला हो गया है। नागमती विरह से व्याकुल है, इसलिए वह भंवरे और काग से निवेदन करती हुई कहती हैं कि तुम दोनों जाकर मेरे स्वामी से कहना, एक विरहणी के जलने से उठे धुएं से हमें काला कर दिया है। अर्थात हमारा कालापन नायिका की चिता से उठे धुएं की कालिक का परिणाम है। अर्थात वह संदेश भेजना चाहती हैं क्योंकि उनके पति को मालूम नहीं कि उनकी पत्नी विरह में लगातार जल रही हैं, क्योंकि वो सिंगल देश गए हैं, उनको नहीं पता कि उनकी पत्नी का यहाँ पर क्या हाल है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पे, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उसका काव्य सौंदर्य बताना है, जहां भाव पक्ष और कला पक्ष हम दोनों ही बताएंगे। तो पहली जो पंक्ति दी गई है, रकत ढरा मासहु गड़ा हाड़ भये संखा, धनी सारस होई रही मुही आय समेट पंखा। तो यहाँ पर जो है ये हमसे जो पंक्तियां दो दी गई हैं ये पूछी गई हैं इनका 2019 और 2016 में। तो काव्य सौंदर्य में पहला है भाव पक्ष, विरह की अग्नि में तिल तिल कर मरती हुई नागमती का हृदय स्पर्शी चित्रण है। नायिका नागमती की तुलना शंख से की गई है, क्योंकि उनकी हड्डियां कैसी हो गई हैं, शंख के मानद हो गई हैं। वियोग यानी कि विप्रभ श्रृंगार रस का वर्णन है। तो आपको पता है श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस। तो अब यहाँ पर चूंकि वो नायक नायिका बिछड़े हुए हैं तो वियोग श्रृंगार रस है। कला पक्ष देखिए क्या है, काव्यांश में अवधि के ठेठ यानी कि शुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दों की जगह स्थानीय शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावमय हो गई है। तो अवधि में जो है संस्कृत निष्ठ शब्द ज्यादा लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो स्थानीय भाषा थी उनके शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया है। धनी सारस होई रही मुई में उपमा तथा दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अब यहाँ पर धनी को क्या बताया गया है, सारस के समान बताया जा रहा है। तो उपमा एक तो अलंकार है ही है और दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो है वो सारस के समान हो जाए, तो वो हमारी अतिशयोक्ति अलंकार में भी है।
काव्यांश में माधुर्य गुण विद्यमान है, दोहा छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है ये छंद युक्त जो है दोहा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी हमारे सामने दो पंक्तियां हैं जिनका काव्य सौंदर्य हमें लिखना है। ये दोनों पंक्तियां सन 2014 में हमसे पूछी गई हैं। तुम बिन कंता धनी हरेहु तन तिनुवर भाडोला, ते ही पर विरहे जाई के चढ़े उड़ावा झूला। तो यहाँ पर ये जो दो पंक्तियां पूछी गई हैं कि कैसे तुम्हारे बिना कांता यानी कि पति, तुम्हारे बगैर हमारा शरीर कांप रहा है रुई के समान। ठीक है, विरह के कारण रुई के समान शरीर मेरा कांप रहा है और ये हवा का झोंका जो है वो मुझे उड़ा के ले जाना चाहता है। तुम आओगे तो मेरा कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब इसका काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष है। कवि ने काव्यांश में नागमती के माघ महीने में विरह विदग्धता का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। माघ माह में प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन कवि के ऋतुमास ज्ञान का परिचायक है। तीसरा है, वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। कला पक्ष है, अवधि भाषा के स्वाभाविक प्रयोग के साथ सशक्त भावाभिव्यक्ति हुई है। समासोक्त शैली है, यानी कि यहाँ पर समासों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। वियोग श्रृंगार में करुण रस का अभाव है। वियोग श्रृंगार रस तो है ही है, चूंकि अब मर जाने के बाद भी बात बोली गई कि हम मर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर जो है करुण रस का भी प्रादुर्भाव हो गया है। दोहा छंद है, देशिज शब्दावली का प्राधान्य है। तन तिरुवर में अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं जो हमने छाट कर आपके लिए रख दी और इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये पूरा जो है ये चैप्टर खत्म होता है। तो 10 सालों में काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, खास तौर से सप्रसंग व्याख्या की। तो बहुत सावधानी के साथ इस पाठ को पूरा करिएगा। अभी आगे और भी पाठ है जिन्हें लेकर मैं आऊंगी और उनके भी हम 10 सालों के प्रश्नों को देखेंगे। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय।